क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का। यहां पर आप देख सकते हो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, और इस चैप्टर के मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने इस पाठ के यानी यूरोप में राष्ट्रवाद इस पाठ के बहुविकल्पी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, इन सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं यहां पर आज मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए। और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दूंगा आज के इस वीडियो में। और आपको मैं जानकारी के तौर पर बता दूं कि मैंने चैप्टर वाइज, यानी यहां पर जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर आज के इस वीडियो के द्वारा समाप्त हो जाएगा। यानी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय तथा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और लघुत्तरीय और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा सामाजिक विज्ञान का दूसरा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाएं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज, जी हां, चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अपनी नोट्स भी बनाते जाएं। जो भी मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊं, आप सभी प्रश्नों का आंसर भी लिखते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है क्या कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बन गया था। कब? यदि प्रश्न आ जाए कि ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर किस सन में बन गया था, तब उत्तर क्या हो जाएगा? 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बन गया था। मैं यहां पर आपको लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं इन्हीं प्रश्नों से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बन गया था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए प्रसा की जो सेना थी और नौकरशाही की मदद ले लिया। उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़कर 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। उसने क्या किया? यानी ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया कि उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े। कितने? 3 युद्ध लड़े, और 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया। तो ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कब किया? यदि प्रश्न आ जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया 1871 ईस्वी में पूर्ण कर दी थी।
अगला प्रश्न है, नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया और उसकी पराजय कब और कहां हुई? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। नेपोलियन कहां का सेनापति था? यदि प्रश्न आ जाए नेपोलियन किस देश की सेना का सेनापति था, तो उत्तर होगा कि नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था और उसने युद्ध के द्वारा ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार कर लिया। वह 1815 ईस्वी में, बहुविकल्पी प्रश्न यहां से बनकर आता है कि नेपोलियन किस सन में पराजित हुआ? तो नेपोलियन 1815 ईस्वी में पराजित हो गया था। यदि प्रश्न आ जाए कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हो गया, तो उत्तर होगा कि नेपोलियन सन 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से कि नेपोलियन कौन था, उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया और उसकी पराजय कब और कहां हुई? तो नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, यूरोप ने 19वीं सदी की अवधि में नारी की छवि किस प्रकार राष्ट्र का रूपक बनी? विशेषण कीजिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि यूरोप में 19वीं सदी की अवधि में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। यूरोप ने 19वीं सदी की अवधि में महिलाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अतः क्रांतिकारियों, चित्रकारों और कवियों ने उसे स्वतंत्रता और मुक्ति के अमूर्त रूपकों के माध्यम से इंगित किया। अतः क्रांतिकारियों ने और चित्रकारों ने तथा कवियों ने उसे स्वतंत्रता और मुक्ति के अमूर्त रूपकों के माध्यम से इंगित किया। नारी का यही रूपात्मक स्वरूप प्रतीकात्मक रूप धारण कर स्वतंत्रता प्राप्ति का रूपक बन गया और नारी का यही रूपात्मक स्वरूप प्रतीकात्मक रूप धारण करके स्वतंत्रता प्राप्ति का क्या बन गया? रूपक बन गया। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रश्न कह रहा है क्या कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसके 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि दिए गए सन में से कब फ्रांस की क्रांति हुई या निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो उत्तर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? तो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? यहां पर फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न हैं, यानी 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। यहां पर पहला कारण क्या था? निरंकुश शासन। निरंकुश शासन के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि फ्रांस का लुई 16वां, फ्रांस का जो लुई 16वां जो था वह एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। लुई 16वां एक अत्याचारी तथा निरंकुश शासक था। उसका जन कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं था, यानी वह जन कल्याण की ओर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा था, यानी जन कल्याण वह नहीं कर रहा था। जनता उसके निरंकुश शासन से
त्रस्त थी और जनता उसके इस निरंकुश शासन से परेशान थी। अतः वह क्रांति के माध्यम से निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गई। अतः जनता ने क्या किया, क्रांति के माध्यम से उसके इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता क्या हो गई, एकजुट हो गई। और फ्रांस की क्रांति का अगला कारण क्या था, सैनिक असंतोष। सैनिक असंतोष के अंतर्गत क्या होगा कि फ्रांस में सैनिकों की दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। फ्रांस के सैनिकों की दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। युद्ध में लगातार लगे रहने के कारण सैनिक रक्तपात से ऊब चुके थे। लगातार युद्ध में लगे रहने के कारण सैनिक जो थे वह रक्तपात से ऊब चुके थे। सैनिक असंतोष ने भी फ्रांस की राज्य क्रांति को प्रोत्साहित किया और सैनिक असंतोष ने भी फ्रांस की राज्य क्रांति को क्या किया, बढ़ावा दिया। इसके बाद अगला कारण क्या था फ्रांस की क्रांति का, कि पृथक न्यायालय तथा कानून। पृथक न्यायालय तथा कानून, इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, फ्रांस का शासन प्रबंध दोषपूर्ण था। फ्रांस का शासन प्रबंध कैसा था, दोषपूर्ण था। वहां पृथक पृथक न्यायालय तथा कानून थे। वहां जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता ने असंतोष के कारण क्रांति का आह्वान कर दिया। फ्रांस का शासन प्रबंध जो था वह दोषपूर्ण था और वहां पृथक पृथक न्यायालय तथा कानून थे, यानी अलग अलग न्यायालय थे और जनता के लिए अलग अलग कानून थे। वहां जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं थी। फ्रांस में जनता के लिए समानता, स्वतंत्रता और उनके मौलिक अधिकारों, यानी जनता के जो मौलिक अधिकार थे उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता ने असंतोष के कारण क्रांति का आह्वान कर दिया और जनता ने असंतोष के कारण ही क्रांति का आह्वान कर दिया। तो इस पाठ के जितने भी मैंने अति लघुत्तरी प्रश्न बताए हैं आप सभी को, बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी मैंने आप सभी को बताए हैं, और साथ ही आज के इस वीडियो में लघुत्तरी और यह जो प्रश्न है विस्तृत उत्तरी के अंतर्गत आता है, इसको यदि आप तैयार कर लेते हो तो यह जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद, यह चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जल्द ही यानी कल आपको भारत में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, मैं जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप कमेंट कर दें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। और यदि आप हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय में 70 में से 65 प्लस यानी 70 में 70 भी लाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।